स्वागत दोस्तों, आगे जो इस वीडियो के साथ सर मोदी चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन आपको बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी को बर्थडे का गिफ्ट देने वाले हैं राहुल गांधी, एक ऐसा जिससे दूसरा बड़ा धमाका होने वाला है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 5 लाख लोगों को राज्य की राजधानी में इकट्ठा करने वाली पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बनने को लेकर बड़ी अपडेट है। दोस्तों बताएंगे कौन सी ये पार्टी है, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे से पहले तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया है दोस्तों। इसी के साथ में नितिन गडकरी पर रहे सवालों को लेकर आखिरकार उनके द्वारा बड़ा बयान भी दिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या बोल रहे हैं नितिन गडकरी। इसी के साथ में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बीजेपी के नेता के उल्टे बयान को लेकर भी लोगों में है जोरदार तरीके की नाराजगी। बताएंगे कैसे चिराग पासवान वर्सेस जीतन राम मांझी का हो चुका है बिहार का चुनाव। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर राहुल गांधी के द्वारा फोड़े गए एटम बम से जबरदस्त तरीके का असर भारत की राजनीति में देखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में क्या आप इस नारे का समर्थन करते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ दो, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अगस्त में राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर 1,250 फर्जी डुप्लीकेट अवैध वोटों का डेटा आधारित खुलासा करते हुए एटम बम फोड़ा था दोस्तों। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो एटम बम ही फोड़ा गया है, आने वाले टाइम में हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम के दौरान बोला कि चोरी से सरकार बनाई गई है। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से वाराणसी से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम पर लगा दिया गया है दोस्तों। हर जगह पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, हर राज्य के अंदर आंकड़े इकट्ठा करते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान है उसमें सहयोग किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी ने जो कहा था कि वो एटम बम की जगह इस बार हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मीडिया में एक रिपोर्ट छपी है दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम किसी ऐसे ही नॉर्मल टाइम में नहीं फोड़ेंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर 2025 जब नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे दोस्तों, तब करेंगे बड़ा खुलासा और हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, जो राहुल गांधी लगातार बोलते आ रहे हैं दोस्तों। यानी केवल 2 दिनों का टाइम बचा हुआ है जब राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर हाइड्रोजन बम कहे जाने वाला बड़ा खुलासा करेंगे दोस्तों। और इससे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यह बड़ा खुलासा किया जा सकता है दोस्तों। 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि हरियाणा या फिर वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर यह जबरदस्त तरीके के आंकड़े के साथ खुलासा होगा। हिंदी मीडिया पोर्टल ने बताया है कि वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे आंकड़े जुटा लिए हैं और जल्द घोषणाएं सामने आएगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर, जिस दिन नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं और बीजेपी के नियम के अनुसार उनको प्रधानमंत्री के पोस्ट से हटना चाहिए, उस दिन राहुल गांधी ये बड़ा खुलासा करेंगे। और वाराणसी से अगर करते हैं तो इससे एक बहुत दूर तक मैसेज जाएगा। एनडीटीवी से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि हाइड्रोजन बम राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूटेगा और वाराणसी या फिर हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर गए थे दोस्तों, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस दौरान केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया दोस्तों, लेकिन किसान लगातार राहत की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब में राहुल गांधी का आगमन हो रहा है दोस्तों। आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ पंजाब पहुंच रहे हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से काफी ज्यादा अहम मामला है दोस्तों। अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेंगे 9:30 बजे के आसपास और एयरपोर्ट से सीधा रामदास क्षेत्र जाएंगे दोस्तों, जहां पर बाढ़ पीड़ित परिवारों से उनको मुलाकात करनी है। इसके बाद राहुल गांधी गुरुद्वारे में जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से पूरी चर्चा करने के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं दोस्तों और पंजाब के लोगों की समस्या को उजागर करेंगे। बीजेपी की केंद्र सरकार के लोगों को बताया जाएगा जो केवल खाना पूर्ति मात्र के लिए बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गए थे। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जनता का मुद्दा असली तरीके से उठाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करने का दूर तक असर देखने को मिलेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पटना के गांधी मैदान में पान समाज की ओर से भारी भीड़ बुलाई गई थी दोस्तों। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 2025 को एक बहुत बड़ी रैली बिहार के अंदर पटना में होती है दोस्तों। इसके बाद बड़े बड़े राजनीतिक पंडित इस बात से चौंक जाते हैं कि आखिर बिहार में कौन सी नई पार्टी आ गई है जिसने पूरा का पूरा गांधी मैदान भर दिया है। 13 अप्रैल को बिहार की राजनीति में नई पार्टी के उदय के बाद इसे लेकर जोरदार चर्चा शुरू हो गई दोस्तों। आपको बता दें कि ये रैली जिसने बुलाई थी उनका नाम आईपी गुप्ता है और उनकी पार्टी का नाम आईआईपी पार्टी है दोस्तों। और
और आईपी गुप्ता बिहार में पान समाज यानी तांती तत्वा समुदाय के उभरते हुए एक इंजीनियर टर्न राजनेता है दोस्तों, यानी पहले इंजीनियर थे अब राजनेता बन गए हैं और उन्होंने जो राजनीतिक समीकरण बनाया है तांती तत्वा समुदाय का वो अच्छा खासा असर दिखाएगा इस बार बिहार के चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि ये जो समीकरण है दोस्तों तांती तत्वा समुदाय का, ये बिहार के अंदर पान उत्पादन, व्यापार, बुनकरी और अन्य श्रमिक आधारित व्यापारों से जुड़े हुए लोग हैं जो अति पिछड़ा यानी हाशिए पर पड़े समुदाय का एक विशेष समूह है दोस्तों, जो आरक्षण की बहाली के साथ साथ शिक्षा, नौकरी के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की मांग को लेकर हालिया वर्षों में संगठन बनाकर मैदान में उतरा हुआ है दोस्तों। तांती तत्वा समुदाय का ऐतिहासिक संबंध पान की खेती, व्यापार और बुनकर जैसे पारंपरिक कार्यों से जुड़ा हुआ रहा है दोस्तों, और आईपी गुप्ता ने इन सबको एकजुट करते हुए एक नए समीकरण की और बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाया है दोस्तों। और अभी ये जो पार्टी जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे एक रैली के लिए, वो पार्टी अब बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार बातचीत जारी है दोस्तों, और जो एक खबर आई है उसके अनुसार आईपी गुप्ता ने एक बड़ा धमाका करते हुए कहा कि आईआईपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार संपर्क में हैं, हमारी बातचीत कांग्रेस पार्टी से चल रही है। एक संभावना यह है कि आईआईपी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करवा दिया जाए, इसे लेकर भी चर्चा है दोस्तों। लेकिन आईपी गुप्ता कहते हैं कि हम विलय कराने पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, हम 3 से 4 सीटें महागठबंधन में डिमांड कर रहे हैं और इसके लिए बातचीत कांग्रेस पार्टी से चल रही है। और कांग्रेस पार्टी अगर इस पार्टी को अपने साथ में लेकर आती है दोस्तों तो महागठबंधन को बिहार में एक भारी समर्थन मिल सकता है। आपको बता दें कि तांती तत्वा समुदाय के लोग ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर माने जाते हैं, लेकिन इस बार उनका जो शिफ्ट है दोस्तों खासकर सामाजिक मुद्दों को लेकर वो बिहार में महागठबंधन की ओर हो सकता है, यानी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। ऐसे में दोस्तों ये बातचीत अंतिम दौर में चल रही है और खुद आईआईपी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जल्द अच्छी खबर सामने आएगी, तो इसका मतलब बातचीत लगभग हो चुकी है, कुछ चीजों पर अब अंतिम मोहर लगनी बाकी है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। और वैसे भी राहुल गांधी ओबीसी समुदाय के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते हुए कहते हैं कि हमको ओबीसी समुदाय को आगे लेकर जाना है। जब भारत का बहुतायत आबादी जिसको ओबीसी आबादी बोलते हैं वो आगे बढ़ेगा तो भारत अपने आप तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी एकदम सही बोल रहे हैं तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे पर तंज कसा है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री यहां जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है, लेकिन इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्णिया के अंदर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं दोस्तों, वो भी बिहार चुनाव से पहले, जिस पूर्णिया एयरपोर्ट की कई दिनों से मांग चल रही थी। आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, केवल बिहार चुनाव को टारगेट करने के लिए उद्घाटन हो रहा है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे दोस्तों। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी है। खुद तेजस्वी यादव पूर्णिया के अंदर मेडिकल कॉलेज में गए थे दोस्तों, और वहां की स्थिति देखने के बाद उन्होंने एनडीए सरकार के भ्रष्ट मंत्री और अधिकारी पर भ्रष्टाचार और कमीशन खाने के आरोप लगाए दोस्तों। हजारों करोड़ रुपए लूटने के आरोप लगाए गए। जो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा खर्च होना चाहिए था उस पैसे को ये लोग अपने भलाई के लिए खर्च कर गए, जिसके कारण डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, लैब टेक्नीशियन से लेकर ड्रेसर और असिस्टेंट की नियुक्ति नहीं हो पाई और लोग इसके कारण जबरदस्त तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इस पर कोई देखरेख करने को तैयार नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि काफी गंभीर मामला है और इस पर बीजेपी के लोगों के जितने दावे हैं वो फेल होते दिखाई दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी को स्वास्थ्य विभागों की बदहाली पर भी आज बोलना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। लेकिन सबको पता है कि वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर फिर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया गया है। आपको बता दें कि राम भद्राचार्य जो अपने आप को संत बताते हैं, उनका बयान है, वो कहते हैं वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया जा रहा है दोस्तों। इस पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक अतुल प्रधान कहते हैं कि पश्चिम की धरती गंगा यमुना की तहजीब की धरती है, ये आपसी भाईचारे की धरती है, ये आंदोलन की प्रथम क्रांति की धरती है, यहाँ हस्तिनापुर जैसा पौराणिक महत्व है और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पर हमें गर्व है। इस तरह के बयान यहाँ की जनता कभी पसंद नहीं करेगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि किसी क्षेत्र को लेकर इस तरीके का विवादित बयान देना और उसके बाद इस मामले को कुछ लोग डिफेंड करने भी आते हैं, तो 2 शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
एशिया कप 2025 में दुबई के अंदर भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच पहला इंटरनेशनल मैच हुआ। हालांकि देश भर में क्रिकेट प्रशंसक इस पर अलग अलग तरीके की राय देते रहे, लेकिन भाजपा सरकार को सब मिलकर एक साथ खड़ी खोटी सुना रहे थे दोस्तों। बीजेपी के खेल मंत्रालय ने क्रिकेट कराने की इजाजत दी तो लोगों ने जोरदार निशाना साधा और 22 अप्रैल को हुए पहलगाम के मामले को याद कराते हुए भाजपा की सरकार से बोला कि आपने किससे पूछकर यह फैसला लिया और क्रिकेट कराने की इजाजत दी। इस पर बीजेपी का कोई नेता बयान नहीं दे रहा दोस्तों, बल्कि आईटी सेल वाले एंजॉय कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट मैच हरा दिया। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्रिकेट मैच हुआ ही क्यों, तो इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन शिवसेना यूबीटी के लोगों ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया दोस्तों। जहां मौका मिला वहां पर अपने अपने तरीके से लोगों ने विरोध किया दोस्तों, नारेबाजियां की। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया दोस्तों। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर उन पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि मेरा दिमाग 200 करोड़ प्रति माह का है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मुझे पता है कि पैसे कहां से ईमानदारी से कमाना है। यानी गडकरी अपने आप को डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो एथेनॉल वाले पेट्रोल के मामले को लेकर E20 को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से पेड कैंपेन चल रहा है, यानी पैसा देकर जानबूझकर मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने तेल कंपनियों पर आरोप लगाया है क्योंकि तेल कंपनियों की खरीद कम हो गई है, क्योंकि 20% उसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो इसी पर दबाव बनाने के लिए तेल कंपनियां पेड कैंपेन चला रही है, यानी पैसा देकर नितिन गडकरी दावा करते हैं कि उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे ऐसे बयान सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर भाजपाई ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे थे दोस्तों। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के करीबी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर कहने लगे कि खेल को दुश्मनी से ना जोड़ा जाए, यानी खेल से पैसा आ रहा है तो उसे दुश्मनी से ना जोड़ा जाए। इस तरीके से कहीं ना कहीं दोस्तों खेल और दुश्मनी को अलग अलग बता रहे हैं, जबकि जब भाजपा के लोग विपक्ष में थे तो कहते थे कि खेल और खून एक साथ नहीं चलेगा। सुरजेवाला इस पर बोले, कहा खून क्रिकेट साथ में नहीं चल सकता। यानी सुरजेवाला ने बीजेपी के नेताओं को पाठ पढ़ाया है कि देशभक्ति का मतलब केवल सुविधाजनक भाषण देकर देशभक्ति करना नहीं होता, बल्कि हर मोर्चे पर अपने आप को देश को मजबूत करना होता है। ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो देश की भावना के साथ में है। लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट का गेम करवाया गया दोस्तों, बीजेपी की केंद्र सरकार ने इजाजत दी और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जैसे लोग इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी न्याय संगत बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के नौनहरा पुलिस की पिटाई से कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय की मृत्यु के मामले को लेकर मचे घमासान के बीच जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश राय ने रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की दोस्तों। मुख्यमंत्री ने घटना की SIT से जांच कराने के आदेश दिए और दूसरे जिले के पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को जांच कराने के लिए बोला गया दोस्तों। इसके साथ ही जिला प्रभारी डॉक्टर राकेश त्रिवेदी और पूर्व जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भी साथ में मौजूद रहे दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ पुलिस कस्टडी में जोरदार तरीके से पिटाई की गई, जिसके कारण ये मौत हुई है, ऐसा दावा सामने आ रहा है दोस्तों। हालांकि इस पर जांच पड़ताल में सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन अलग अलग तरीके के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी के लोगों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं दोस्तों। भाजपा ने इस पर SIT बना लिया, लेकिन कई सारे उत्तर प्रदेश के अंदर कस्टोडियल डेथ के मामले सामने आते हैं, जिस पर भाजपाई चुप्पी साध कर बैठते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पुलिस रिफॉर्म बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश के अंदर और जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार है, इस पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय है दोस्तों, तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन के अंदर तो एक और सीट बंटवारे को लेकर लगभग बातचीत अंतिम दौर में पहुंच रही है दोस्तों, और आजकल में इसका ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के अंदर अभी भी कलेश खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी की ओर से एनडीए गठबंधन में अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर दी गई। दरअसल दोस्तों जीतन राम मांझी से एक सवाल पूछा गया चिराग पासवान के बारे में। उनसे बोला गया कि आप बताइए कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, और उन्होंने बड़ी दावेदारी भी की है बिहार में, क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो इस पर जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया आती है दोस्तों। वो कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत होनहार है, यानी उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो जीतन राम मांझी मानते हैं कि उनका बेटा भी होनहार है, यानी उनके बेटे के लिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करना चाह रहे हैं दोस्तों। ऐसे में एक बात क्लियर हो गई है कि जीतन राम मांझी यस और नो में आंसर नहीं देना चाहते हैं, बल्कि चिराग पासवान के सामने अपने बेटे को लाकर खड़ा करना चाहते हैं, ताकि चिराग पासवान को अकेला दलित समाज का नेता ना माना जाए,
बल्कि जीतन राम मांझी अपने बेटे पर भी कहीं ना कहीं दाव लगाने की कोशिश करते हुए अपने बेटे को होनहार बता रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान को दलित समाज के लोग वोट डालते हैं और यही बड़ा कारण है कि जीतन राम मांझी चाहते हैं कि दलित समाज के वोट उनको मिलने चाहिए। हालांकि दोस्तों इस बार जिस तरीके के समीकरण बिहार में दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ज्यादातर समाज के लोग एनडीए गठबंधन से नाराज है। कई सारे सर्वे में इस और संकेत दिया जा रहा है। तो जीतन राम मांझी या चिराग पासवान, क्या जनता तो इस बार एनडीए गठबंधन के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़ी दिखाई देती है। ऐसे में दोस्तों जीतन राम मांझी के द्वारा यह बोलना कि उनका बेटा भी होनहार है, क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक तरीके से चिराग पासवान के सामने अपने बेटे को खड़ा करने वाला पूरा मामला है? और चिराग पासवान जब भी कोई बयान देते हैं तो जीतन राम मांझी उसका सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि चिराग पासवान के खिलाफ एकदम तीखा बयान देते हैं। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। दोस्तों इस बार बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी जो बयान दिया है वो वास्तव में काफी चौंकाने वाला बयान है। दोस्तों बीजेपी के विधायक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी माने जाने वाले नंदकिशोर गुर्जर ने मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने की बात की है। दोस्तों घोषणा की है। इस बार विधायक ने अपनी ही सरकार की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए दोस्तों, और रिश्वतखोरी और पैसे लेकर पोस्टिंग करने के भी आरोप लगाए। विधायक का आरोप है कि चौकियों पर नए लड़के पैसे लेकर तैनात किए गए हैं, जो 2 लाख रुपए में चौकी बिक रही है। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचलें मची है, खलबली मची है। दोस्तों लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का दावा है कि इस संबंध में उनके पास ऑडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यानी पिछले कई दिनों से लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं दोस्तों। धीरे धीरे करके लग रहा है कि अभी ये मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। दोस्तों इससे पहले भी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जोरदार तरीके का मामला खोला था दोस्तों, मोर्चा खोला था, और इसके बाद चीफ सेक्रेटरी को हटाया भी गया। हालांकि वो बाद में रिटायर्ड हुए थे, लेकिन जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी को लेकर एक नाराजगी थी और उसके बाद अब पुलिस वालों को लेकर भी इस तरीके का बयान देने से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम करने के तरीके से अपने विधायक की इतने ज्यादा नाखुश है दोस्तों, तो फिर जनता की तो बात ही क्या करे। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी का अतिरिक्त फोकस है दोस्तों उड़ीसा में, जहां पर पार्टी को इस बार संभावना लग रही है कि नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को रिप्लेस करके कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है और बीजेपी को उड़ीसा में सत्ता से बाहर किया जा सकता है। नवीन पटनायक के वोटों को कांग्रेस की ओर शिफ्ट करना आसान काम है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कई बड़े बड़े नेता उड़ीसा के अंदर मौजूद रहते हैं दोस्तों। राहुल गांधी भी कई सारी सभाएं उड़ीसा में करके आ चुके हैं और एक बार फिर से उड़ीसा में उनका दौरा होने वाला है, इस बारे में भी जानकारी मिल रही है। वहीं पर प्रियंका गांधी भी उड़ीसा के अंदर अपने काफी करीबी नेताओं को लगातार उतारकर कहीं ना कहीं पूरे उड़ीसा की राजनीति को कांग्रेस पार्टी के साथ कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। यानी उड़ीसा के अंदर अगर आप देखेंगे आज की डेट में बीजू जनता दल को कोई पूछने वाला नहीं है। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा मोर्चा खोल रही है, आंदोलन कर रही है, तो वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर विपक्ष की भूमिका पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है दोस्तों। यानी नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी में तब्दील होती जा रही है। यानी कांग्रेस पार्टी में बीजू जनता दल के नेता जाते जा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रही है दोस्तों। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल उड़ीसा के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने संगठन के नेताओं से मुलाकात की और इस दौरान मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिए और कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर अगली सरकार बनाएगी। हम लोग अभी विपक्ष की भूमिका में है, जल्द सत्ता में आएंगे और नवीन पटनायक के वोटरों को एक तरीके से अपने साथ में लाने के लिए अपील की गई है दोस्तों। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राज्य प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी और अपर सचिव पद से सेवानिवृत्त अवध नारायण प्रसाद ने रविवार को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली है दोस्तों। उनके साथ में नेतरहाट स्कूल के पूर्व शिक्षक डॉक्टर प्रसाद पासवान और दर्जनों अन्य लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में उन्हें और उनके साथियों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई है। इस अवसर पर डॉक्टर प्रसाद पासवान को नेशनल एजुकेशन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कृषि मार्केट बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह और मीडिया चेयरपर्सन सतीश पाल के साथ साथ कई और लोग मौजूद रहे दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को झारखंड के अंदर एक के बाद एक कई सारे नेताओं का समर्थन मिल रहा है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका झारखंड में होने जा रही है। राज्य में पार्टी ने अपने आप को विस्तार करने का फैसला लिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों झारखंड गए थे और उसके बाद संगठन में बड़े बदलाव की मांग की गई थी, यानी विस्तार की मांग की गई थी और उसका असर हो रहा है। अब
कई सारे लोग कांग्रेस पार्टी झारखंड इकाई में शामिल होते जा रहे हैं। साथ साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर निशाना साधा गया है दोस्तों, और जनसुराज पार्टी को भी निशाने पर लिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में जाकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की दोस्तों। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से आयोजित युवा संघनाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने जनसुराज पार्टी को कुकुरमुत्ता पार्टी बता दिया, यानी एक तरीके से ऐसी पार्टी बता दी जो कहीं भी आ जाती है, कहीं भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं होता। वो कई सारी पार्टियां चुनाव के टाइम में उभर कर आ जाती है, उनमें से एक पार्टी है, यानी जैसे मशरूम जगह जगह उभर जाता है बरसात के मौसम में, वैसे ही ये पार्टी है, बाद में दिखाई नहीं देगी। यानी आरजेडी पर भी उन्होंने तीखा निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर के लिए, उनकी पार्टी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया है दोस्तों। इस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिल्ली के एक होटल में जाकर इंडिया पाकिस्तान के मैच को बंद करवाया दोस्तों। होटल के मालिक से गुजारिश करके बंद करवाया गया। इसमें एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमाई भी शामिल थे दोस्तों, और इस दौरान उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर कहीं भी पब्लिक स्क्रीनिंग होगी, यानी कहीं भी इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाया जाएगा, तो हम लोग जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। यानी एआईएमआईएम पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना पार्टी सब मिलकर इस मैच का विरोध कर रहे थे दोस्तों। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, वो इस मामले पर एकदम चुप्पी साध कर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लोगों को सांप सूंघ गया है दोस्तों, क्योंकि भाजपा के केंद्रीय मंत्रालय की ओर से आदेश दिया गया था। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी बुरी तरीके से बैकफुट पर है और वो बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, जवाब इनको देना पड़ेगा। और अभी तो एशिया कप में और भी कई सारे मैच होंगे, उसमें से भारत पाकिस्तान का भी मैच होगा, तो अभी तो और सवाल पूछे जाएंगे बीजेपी के मंत्रालय से, खेल मंत्रालय से। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जवाहर। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।